स्वागत है आपका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन आज भरपूर होने वाला है क्योंकि है आपके लिए मई सीरीज की एक्सपायरी। बढ़िया एक्शन रहा है बाजार में, तेजी का माहौल बना हुआ है। हमने देखा है मिड कैप स्मॉल कैप में भी बड़ी तेजी बनी है, एफआईज की तरफ से जमकर खरीदारी हो रही है। बट एक्सपायरी के दिन दोनों तरफ का एक्शन हो सकता है, वॉलेटिलिटी आ सकती है। थोड़ा ग्लोबल क्यूज का सहारा पिछले कुछ दिनों से मिला नहीं है, तो आज का एक्शन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इसके बाद नई सीरीज के लिए बाजार कैसे तैयार होंगे, इस पर भी रहेगा हमारा पूरा फोकस। आइए करते हैं शो की शुरुआत। सबसे पहले तो इस समय के जो ट्रिगर्स हैं वहां पर डाल देते हैं नजर। 250 अंक कल हमने डाउ गिरते हुए दिखाए। लगातार चौथे दिन कमजोरी आपको अमेरिकी बाजार में आती हुई दिख रही है। एक्शन यहाँ पर थोड़ा उतार चढ़ाव वाला रहा, बट एसेंशियली कुछ नतीजों का भी रिएक्शन आते हुए दिखा। और आज सुबह नैस्डैक फ्यूचर्स आपको स्ट्रांग दिख रहे हैं क्योंकि एनवीडिया करके उनकी जो चिप कंपनी है उसके नतीजे दमदार है। 25% का उछाल पोस्ट मार्केट में उसमें आया, जिसकी वजह से नैस्डैक फ्यूचर्स मजबूत है, बट डाउ फ्यूचर्स पर आपको दबाव दिख रहा है। डॉलर इंडेक्स ये उछलकर 104 के पास आ गया है। 2.5 महीने की ऊंचाई पर आपको डॉलर इंडेक्स ट्रेड करते हुए दिख रहा है। आज मई वायदा सीरीज की एक्सपायरी है, तो यहां पर पूरा फोकस रहेगा, भरपूर एक्शन बन सकता है। नतीजों के लिहाज से उतना भारी दिन नहीं है। कल पोस्ट मार्केट भी हमने देखा सिर्फ एक नैल्को के नंबर्स आए थे। आज वायदा कारोबार की 5 कंपनीज के नंबर्स आने वाले हैं, तो एक्शन के हिसाब से, नंबर्स के हिसाब से उतना भारी दिन नहीं है हमारे बाजारों के लिए। बट कैश मार्केट में लंबी लिस्ट है। आखिरी कुछ दिनों में हम देख रहे हैं कैश मार्केट के भरपूर स्टॉक्स आते हैं, रोज 100 से 150 अर्निंग्स आती हैं। आज भी वैसे ही होने वाला है, तो वहां पर आपको पूरा फोकस बना रहेगा। एंड ऑफ कोर्स क्योंकि एक्सपायरी है तो स्टॉक्स और इंडेक्स पर तो आपको एक्शन दिखेगा ही। पर आइए बात करते हैं कि आज हमें कहां पर करना है फोकस। अनिल जी भी हमारे साथ है तैयार। गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहले तो थोड़ा बाजार पर ही बात कर लेते हैं। हमारे बाजार में तो देखा है एक्शन बढ़िया है, एफआईज की खरीदारी है, पूरा सहारा मिल रहा है। आप भी कह रहे हैं फर्स्ट सपोर्ट, इंपॉर्टेंट सपोर्ट से रिकवरी रोज आती हुई दिख रही है। बट ये ग्लोबल मार्केट्स की रोज की चाल थोड़ी अब चिंता कर रही है, और हम तो डिस्कस करते ही हैं, बट रेटिंग एजेंसी फिच ने भी चिंता जताई है एक कर सीमा को लेकर। और वो कह रही है कि यूएस की जो AAA रेटिंग है वो खतरे में आ सकती है अगर ये डील जल्द नहीं हुई तो। गुड मॉर्निंग दीप। देखिए, वैसे तो संकेत आप देख ही रहे हैं, लगभग हर रोज एक जैसे ही है। अमेरिका में कमजोरी है, हमारे बाजार ठीक ठाक हैं, बुरे नहीं हैं, अच्छे ही हैं। लेकिन जहाँ तक रेटिंग एजेंसीज का आपने जो सवाल पूछा है पहला, कि उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर कर्ज संकट वाला मामला जल्दी से सुलझाया नहीं गया अमेरिका में, तो फिच अमेरिका की रेटिंग को डाउनग्रेड कर सकता है। बेहतर तो ये होता कर देता, अगर कर देता तो और अच्छा होता। हालांकि वो चेतावनी पहले देते हैं और उनका एक प्रोसेस है, क्योंकि आमतौर पर मैं ना वो रेटिंग एजेंसीज को 1970-1980 की बॉलीवुड की फिल्मों की पुलिस की तरह देखता हूँ, जहाँ पर सब कुछ काम हीरो कर जाए, उसके बाद आखिर में पुलिस पहुँचती है और कहती है कि अब हम पहुँच गए टाइम से। मतलब सारा काम खत्म होने के बाद ही रेटिंग एजेंसी आती है। और रेटिंग एजेंसी जब भी आज तक का रिकॉर्ड है, जब जब उन्होंने अमेरिका के मार्केट को, अमेरिका की इकोनॉमी को, अमेरिका की रेटिंग को डाउनग्रेड किया, उसके बाद अच्छी तेजी हुई है अमेरिकी बाजारों में अगले एक साल में। ये आंकड़े किसी दिन जरूरत पड़ने पर अगर उन्होंने डाउनग्रेड किया तो हम ये निकाल कर रिसर्च के साथ रखेंगे भी। सो मैं तो ये चाहता हूँ कि अगर एक बार डाउनग्रेड करना है तो कर दे, ताकि बाजार वहाँ से पता चले कि अब ऊपर ही जाना है। लेकिन जहाँ तक चेतावनी का सवाल है, चेतावनी उन्होंने साफ यही कह के दी है कि भाई हमें भी पता है डील हो जाएगी, हमें भी पता है कर्ज की जो सीमा है वो बढ़ जाएगी, लेकिन कब तक होगी, आप जल्दी नहीं बढ़ाएंगे तो फिर हमें रेटिंग डाउनग्रेड करनी पड़ सकती है। ठीक है, अपना काम कर रहे हैं, उनका काम है, उनकी चेतावनी देना उनका काम है, और ऐसा करना भी चाहिए। नहीं तो फिर हम यही कहेंगे कि रेटिंग एजेंसी सारा सब कुछ हो जाने के बाद पहुंचती है। तो इस बार उन्होंने पहले पहुंचने का काम किया है कि पूरी घटना हो जाए, उसके पहले हम कम से कम ये तो कह दें कि हमारी नज़र है, हमारा कैमरा लगा हुआ है, हमारी आंख उस पर है। तो आई थिंक वही हुआ है। और अब चूंकि ऐसा स्टेटमेंट आया है तो थोड़ा सा अमेरिकी बाजारों का गिरना बनता है दीप, और वैसे भी कमज़ोर तो है ही, राइट। कोई ऐसा तो मतलब एक हफ्ते में, पिछले 4 हफ्तों से ये ट्रेंड बना रखा है डाउन है कि हफ्ते में 4 दिन तो हमें गिरना ही है। एक दिन ठीक ठाक हम हल्की सी रिकवरी देंगे। पॉइंट क्या है, धीमे 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 जिस तरह से अमेरिकी बाजार नीचे जा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा। क्योंकि एक तो क्या होता है कि गिरावट हो 500 700 800 पॉइंट की, किसी एक दिन गिर जाए तो वो दिन हमें याद रहता है, ओहो बहुत जोर से गिरे थे। अब मतलब वो पर्टिकुलर दिन, अब रोज 150 200 250 300 50 500, अब उसमें आपको याद भी नहीं रहता, और धीमे 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 नीचे के लेवल्स आते दिखते हैं। लेकिन हाँ, एक ट्रेंड साफ है गिरने का। 4 हफ्तों से लगातार हर हफ्ते 4 दिन 3 दिन
5 दिन कमजोरी का ट्रेंड लेकर बैठे हैं। तो अमेरिका ढीला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अमेरिका में रिकवरी का अगर पहला संकेत बनेगा दीप, तो वो इसी बात को लेकर बनेगा कि भाई कर्ज संकट सुलझ रहा है, नहीं सुलझ रहा है, कब तक सुलझ रहा है। जिस दिन इस बात की क्लैरिटी आएगी, अमेरिकी बाजार चल जाएंगे। यहाँ पर दो चीजें हैं दीप, अगर यही मामला थोड़ा और बिगड़ता है कि नहीं, अभी भी जैसे जैसे हम 31 मई के नजदीक पहुंचे हैं और वो स्थिति साफ न दिखे, तो ऐसी सिचुएशन में थोड़ा और गिर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, कमजोर तो है ये, मतलब इनको तो धक्का देने की भी जरूरत नहीं, जोर से आवाज करो तो गिर जाए, वैसा वाला मामला है अमेरिकी बाजारों का। लेकिन अगर किसी दिन ये संकेत आ गया, ये देखो भाई मामला बैठ रहा है, दोनों पक्ष विपक्ष अमेरिका के एकदम तैयार हो रहे हैं, लगभग डील डन है, तो यकीन मानिए किसी दिन दूसरे दिन अचानक से आपको सुबह गैप से ओपनिंग हमारे बाजारों में होती दिखेगी। अमेरिका उछल भी सकता है, किसी गलतफहमी में हम न रहें, ओवरसोल्ड मार्केट भी है वहां के जिस तरह से गिर रहे हैं। सो आई थिंक ये पूरे संकेतों में मैं इस बात में जा ही नहीं रहा कि डील होगी नहीं होगी, सबको पता होगी, कब होगी ना आपको पता है, ना मुझे पता है, ना शायद बाइडेन साहब को पता है, तो वो भी छोड़ दीजिए। हमें एक चीज पता है, इन संकेतों के दम पर अगर हम अमेरिकी फ्यूचर्स को देखकर, अमेरिकी बाजारों को देखकर कोई ओवरनाइट पोजीशन लेकर जा रहे हैं, तो बड़े गैप के लिए ऊपर या नीचे दोनों तरफ खबर के दम पर वो आपको तैयारी रखनी। तो आपको अमेरिकी बाजारों के संकेतों को दो तरीके से पढ़ना है। पहला संकेत थोड़ा कमजोरी की तरफ है, बिल्कुल है। दूसरा, नेक्स्ट डे अमेरिकी बाजारों के दम पर भारतीय बाजार किसी भी दिन बड़ी कमजोरी या बड़ी मजबूती के साथ खुल सकते हैं। तो आपकी जो पोजीशन है, अगर आप शॉर्ट हैं तो आपको ओवरनाइट हेज रहना है, आप लॉन्ग हैं तो आपको ओवरनाइट हेज रहना है। तो हमारे लिए संकेत इतना ही है कि भाई ओवरनाइट पोजीशन में अपना रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर कर लें, बाकी सब ठीक है। ओके, तो ओवरनाइट पोजीशन और रिस्क थोड़ा संभाल के चलिए, क्योंकि दोनों तरफ का एक्शन यूएस में आ सकता है जब इस डील पर क्लैरिटी हो। तो सर, डील पर तो क्लैरिटी का इंतजार रहेगा, डेडलाइन 1 जून की है, उस पर भी हमारी नजर बनी हुई है। बट एक और जगह है जहां से कल यूएस में कंफ्यूजन आते हुए दिखा है, और वो है आपके फेड बैठक के मिनट्स। सर, पिछली मीटिंग के मिनट्स के हिसाब से अब फेड के सदस्यों को भी नहीं मालूम कि अगली पॉलिसी में करना क्या है, रेट्स बढ़ाएं, रेट्स घटाएं या इसी लेवल पर रहें। उनकी तरफ से ज्यादा कंफ्यूजन अब निकल कर आ रहा है सर। बात तो ठीक भी है दीप, होना भी चाहिए, है तो गलत भी नहीं है। देखो बाकी सबको छोड़ो, अगर आशु जी नहीं मान लिया कि कंफ्यूजन है तो बाकी तो सब छोड़ ही दीजिए। और नेचुरली अब फेड भी क्या करे एक्चुअली, जब तक कोई संकेत साफ ना हो कि भाई आगे क्या करना है, या तो कोई ऐसा डेटा मजबूत आ जाए, या तो महंगाई का डेटा इतना गिर कर आए कि भाई चलो ठीक है, महंगाई तेजी से घट रही है, अब अपने ब्याज दरें बढ़ाना रोकते हैं एक बार के लिए, ठीक है। या फिर महंगाई का नंबर्स उम्मीद से कहीं ज्यादा आ जाए तो नहीं अभी तो हमें और करना है। बाकी इकोनॉमिक डेटा कोई बहुत ज्यादा खराब हो नहीं रहे, नौकरियों के डेटा हुए, बेरोजगारी के डेटा हुए, रिटेल सेल्स के डेटा हुए, यहाँ से कहीं कोई मंदी के संकेत अभी अमेरिका को मिल नहीं रही। ये बड़ी सरप्राइजिंग है कि इतनी ब्याज दरें बढ़ने के बावजूद अमेरिका में मंदी के संकेत अभी तक आए नहीं है। और ऐसे में जब तक मंदी के संकेत ना आए तब तक फेड के पास कहीं कहीं दिमाग में ये तो चल ही सकता है ना दीप, कि भाई ठीक है ना, अभी तक तो सब ठीक है, मतलब वो वैसा कि आप पेशेंट को कितना डोज देंगे वो पेशेंट की हेल्थ पे डिपेंड करता है, उसकी इंटरनल स्ट्रेंथ और ताकत पर डिपेंड करता है। अगर कोई मजबूत पेशेंट है, आप उसका डोज बढ़ा देंगे कि चलो ठीक है, इसको जल्दी ठीक करना है, इसकी बॉडी ले सकती है तो थोड़ा डोज बढ़ा दो। और कोई कमजोर पेशेंट है तो आप उसका डोज कम करेंगे, धीमे धीमे देंगे। वही हाल अमेरिका की इकोनॉमी का है। अब सब कुछ होने के बावजूद पेशेंट तो मजबूती से खड़ा है, कहीं कोई मंदी के संकेत है नहीं, तो चलो ठीक है, एक आध रेट हाइक और कर दो, ऐसा सोचने वाले भी बहुत सारे हैं अमेरिका में। दूसरी तरफ ये है कि भाई इतनी बढ़ा दी, अब थोड़ा इंतजार तो करें। एक दूसरी तरह के भी डॉक्टर होते हैं ना, जो बोले भाई धीरे धीरे देखो, डोज दिया, इसका असर आने दो, ऐसा नहीं कि गोली अभी खाई अभी आप एकदम भागने लग जाए, तो थोड़ा इसका असर आएगा, देखेंगे, और उसके बाद जरूरत होगी तो हम और डोज देंगे, कम या ज्यादा करेंगे। तो दूसरी तरफ वाले वो लोग भी है कि भाई इतने डोज दिए, इसका असर तो देखें, थोड़ा टाइम तो दें, इकोनॉमी ठंडी होती है, महंगाई नीचे आती है, नहीं होगी तो फिर और दे देंगे। सो इन दोनों के बीच में कश्मकश है। प्रॉब्लम ये नहीं कि अगली पॉलिसी में ब्याज दरें बढ़ाएं या न बढ़ाएं, प्रॉब्लम ये कि अगर अगली पॉलिसी में ब्याज दरें बढ़ाते हैं तो संकेत बड़ा नेगेटिव जाएगा कि आपसे कंट्रोल ही नहीं हो रहा महंगाई का मामला। नहीं बढ़ाते हैं तो चलो ठीक है, आपने एक संकेत दे दिया कि हम कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन उसके बाद अगर कभी वापस से बढ़ाने की जरूरत आ गई तो फेड क्या मुंह दिखाएगा? फिर लोग पूछेंगे ना, भाई आपने क्या सोच के उस वक्त फैसला लिया था कि ब्याज दरें नहीं बढ़ाते हैं, आपका तो इन्फ्लेशन काबू में आ नहीं रहा,
अब लोग फिर से बढ़ा रहे हो। ऐसी अनिश्चितता वाली पॉलिसी नहीं चाहिए, लोग ये कहेंगे। सो कश्मकश जो है ना फेड के सदस्यों के बीच में, और शायद जेरोमी पावेल साहब के दिमाग में भी होगी, वो इस बात को लेके है कि भाई ये मेरे लिए निर्णायक है, जहां मैं रुकूंगा वहां से वापस रिवर्स गया तो बहुत गाली पड़ेगी। इसलिए अब देखो क्या होता है। आपके हमारे सबके अंदाज लगाने वाली बात है कि ब्याज दरें इस बार फिर से बढ़ेंगी नहीं। बुलार्ड साहब तो 2 बार की बोल के गए कि 2 बार बढ़नी चाहिए। सो आई थिंक दीप वेट एंड वॉच, ये जो होगा, जैसे होगा, जब होगा उस हिसाब से देखेंगे। लेकिन हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग मामला दिख रहा है कि लोगों की फेड के सदस्यों की राय अब कहीं तक बटी है। अब इसमें आप पॉजिटिव साइड पे लेना चाहे तो ये कि राय बटी, इसका मतलब ये ना कि अब काफी लोग ये तो मान रहे हैं कि अब ब्याज दरें नहीं बढ़ानी चाहिए, रुकना चाहिए। इसे पॉजिटिव देख लीजिए। अगर आप ये मान के चल रहे जून के फ्यूचर्स ये बता रहे कि नहीं ब्याज दरें नहीं बढ़ेगी और अब भी कश्मकश वाला मामला है, तो नेगेटिव साइड पे ये है। अरे इसका मतलब फेड में तो आम सहमति बन ही नहीं रही कि ब्याज दरें ना बढ़ाएं। सो आपका जिस तरह का मूड माहौल है उस तरह से उसको पढ़ लीजिए। सिंपल सी बात है, फैसला तो जब फेड की मीटिंग आएगी तभी होना है, उससे पहले कुछ होना नहीं है जी। बिल्कुल, तो फेड की मीटिंग आएगी तब फैसला पता चलेगा। बट कंफ्यूजन अब यहाँ पर भी आ रहा है, हमें भी इस कंफ्यूजन में अपनी पोजीशन और अपना व्यू संभाल कर ही रखना है। सर आज की एक्सपायरी की बात करनी है आपसे, उससे पहले एक बार जो पिछले 2 दिन और स्पेशली कल का एक्शन है ये समझना चाहूंगा। आखिरी 1 आधे घंटे में हम देखते हैं कि बाजार थोड़ा फिसल कर बंद हो रहे हैं। परसों भी गेंस के साथ बंद हुए, बट डेज लो के आसपास बंद हुए। कल भी हमने देखा एक डिसेंट फॉल आया, स्पेशली बैंक्स में। 2 दिन से थोड़ा बैंक्स भी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। कैसे समझना है ये सर? पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करने का थोड़ा कॉन्फिडेंस कम हो रहा है इस समय? नहीं, ये तो स्मार्टनेस है दीप, एकदम। हमारे मार्केट बहुत स्मार्ट है। अच्छा। एकदम, मतलब ट्रेडर वेडर बिल्कुल परफेक्ट है। अरे भाई, वो पहले से अंदाज लगा रहे कि अमेरिका कमजोर बंद होगा, तो क्यों ना हम 3:30 बजे कम से कम लॉन्ग पोजीशन करके जाए। अच्छा, हो क्या रहा है देखो, दिन भर मजबूत है, बराबर है। मजबूत क्यों है? ग्लोबल संकेत, जैसा फॉर एग्जांपल कल का ट्रेडिंग सेशन लेते हैं जो आपको ताजा याद है ना। ग्लोबल संकेत कमजोर थे, हमें कमजोर खुलना पड़ेगा। हाँ जी, खुलेंगे। खुल के इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास आ जाते हैं, आ गए जी। अब एफआईज की खरीदारी के आंकड़े आ रहे हैं, लोकल फंड्स की खरीदारी के आंकड़े आ रहे हैं। चलो, बढ़िया सपोर्ट मिला ना, यहां से लेते हैं, खरीदारी करते हैं। धीमे धीमे आप खरीदारी करके दिन के हाई पॉइंट पर जा रहे हैं। कहां पहुंचे? उस लेवल के आसपास जो इंपॉर्टेंट रुकावट का लेवल है, ठीक है, वहां पहुंच गए। वहां पर आप टिके भी हैं, ऐसा भी नहीं कि पहुंच के टच एंड गो कि भाई मुझे तो है ना वो वहीं पहुंच के खाली पॉइंट एक बताना था कि यार मैंने रिकॉर्ड बनाया, वैसा नहीं है। आराम से वहां पर दिन के हाई लेवल के आसपास बहुत ट्रेडिंग हो रही है, लेन देन आराम से आप करिए। ये देखिए आपके सामने जो निफ्टी का चार्ट है, उसमें जो ग्रीन जो टॉप बना हुआ है काफी देर तक रहा है आराम से, तो वहां आप आराम से बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। उसके बाद जब ये सेकंड हाफ में जब आते हैं ना, आजकल मार्केट ने क्या मन बनाया दीप, देखिए 2 बजे के बाद से मार्केट है ना 2 से 3:30 नहीं सोचता, अगले दिन सुबह 9:15 बजे सोचने लगता है। और तब आपको ये समझ में आता है कि भाई अमेरिका कमजोर होने की संभावना बन सकती है, डाउ फ्यूचर्स उतना सपोर्ट नहीं दे रहे हैं, और वहां पे जो स्मार्ट ट्रेडर्स की तरफ से जो प्रॉफिट बुकिंग आती है वो इंटरेस्टिंग है। सो मैं ये कहूंगा ओवरऑल जो मार्केट की कलेक्टिव विजडम है, सब सारे मार्केट की मिला के जो हम कहते हैं ना बुद्धिमानी है, उस बुद्धिमानी के हिसाब से देखें तो हमारा मार्केट बहुत परफेक्ट है। एक्चुअली अमेरिका के बाजार हम जैसा कर रहे हैं 2 से 3:30 के बीच में, उसी तरह का तो ट्रेडिंग सेशन दिखा रहे हैं, कमजोरी वाला। तो ऐसे में बेहतर है आप डे हाई के आसपास प्रॉफिट बुक करिए, डे लो के आसपास बंद हो जाइए, नेक्स्ट डे फिर से नीचे खुलिए और वापस बढ़ जाइए। सो ऐसे देखा जाए तो इससे परफेक्ट ट्रेडिंग पैटर्न आपको मिल नहीं सकता, बन नहीं सकता। सो हमारे बाजार पहले से अंदाजा लगा रहे हैं अमेरिका के ट्रेडिंग सेशन का। अब बात वही है दीप, गिरते इसलिए नहीं है, यहाँ अच्छी खासी खरीदारी है, हमारे बाजारों पर मूड माहौल ठीक है, फ्लो स्ट्रांग है, लोकल फंड भी खरीद रहे हैं, एफआईज भी खरीद रहे हैं, रिटेल का भी मिड कैप्स की वजह से वापस इंटरेस्ट आ रहा है, तो वो आपको ज्यादा गिरने नहीं देता। और ऊपर जाते हैं, कोई अच्छी सी जगह मिलती है कि अरे वाह आज कुछ रिकॉर्ड बनाते हैं, कुछ नया तूफानी करते हैं, पार करते हैं, लाइफ हाई की तरफ बढ़ते हैं, और वहीं पर बस ठीक ये डाउ फ्यूचर सामने आ जाते हैं, या रात को डाउ में क्या होगा वो दिमाग में आने लगता है, प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। यही लाइफ है दीप आजकल बस। बिल्कुल, तो चलिए स्मार्टनेस दिखा रहे हैं हमारे ट्रेडर्स, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग एंड में करते हैं, गैप डाउन का फायदा उठाते हैं, उसके बाद हम देखते हैं पहले और इंपॉर्टेंट सपोर्ट से तो बाजार रोज रिकवरी कर रहे हैं। आज भी सर ऐसा होगा क्योंकि एक्सपायरी भी है, आज के सेटअप से पहले थोड़ा एक्सपायरी पर अपना व्यू दें। दीप देखिए एक्सपायरी के जो लेवल्स है ना, मतलब सही बताऊं तो बहुत ज्यादा ऐसा नहीं दिख रहा है कि बहुत खराब या बहुत अच्छी एक्सपायरी हो सकती है। आप
18,200 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देख रहे हैं, 18,400 पर रुकावट देख रहे हैं। सो ब्रॉडली तो बाजार को यही रेंज को ट्रेड करना है। 18,200 के नीचे अगर आज दिन के दौरान निकल कर ट्रेड करते हैं तो थोड़ी कमजोरी बढ़ेगी। 18,300 के ऊपर निकल कर टिकते हैं तो थोड़ी बेहतर होगा। 18,200 तोड़ दिया तो 50 पॉइंट की तो 100 पॉइंट की और जगह, 18,300 पार कर लिया तो 100 पॉइंट की और जगह। अब ये दो तरीके से हो सकती है एक्सपायरी। एक तो ये कि भाई बहुत ही रेंज बाउंड सा ट्रेड रहे, जो आप पिछले 5, 7, 10 दिनों से देख रहे हैं, वही छोटी सी रेंज में ऊपर नीचे चलता रहता है। ठीक है, एक तो हो गया। दूसरा तरीका ये कि नहीं, बहुत दिन हो गए भाई सीमित दायरे में कारोबार करते हुए, अब रेंज के बाहर ऊपर नीचे कहीं नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, और उसके लिए एक्सपायरी से बेहतर दिन क्या हो सकता है, फिर उस हिसाब से आप बड़े मुंह की उम्मीद कर सकते हैं। मेरा मानना ये कि मैं अभी भी मैं इस बात की तरफ हूं कि बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव शायद ना हो। देखिए, अगर ट्रेडिंग रेंज के हाई रेंज पर आप बंद होते हैं तब तो आपको पता है कि नीचे की रेंज आप नहीं तोड़ेंगे। ट्रेडिंग रेंज के नीचे के एंड पर बंद होते तो फिर आपके लिए ऊपर का जगह बनती। आप बीच में ही बंद हो रहे हैं, 18,285 पर आप बंद हो रहे हैं, तो मेरा ये समझना है कि सीमित दायरे वाली एक्सपायरी रहेगी। हाँ, अगर गैप से खुलने के बाद थोड़ा और नीचे आ गए, अच्छे लेवल पे आपको खरीदारी भी आती हुई दिख सकती, तो कोई बड़ी तोड़फोड़ एक्सपायरी हो, फिलहाल उसकी संभावना कम दिख रही है। एक ही चीज है दीप, जो एक्सपायरी के दिन आपको सरप्राइज देने की कोशिश कर सकती है, वो है बैंक निफ्टी। कल बैंक निफ्टी जहां बंद हुआ है 43,675, एकदम अपने इंपॉर्टेंट क्लोजिंग बेसिस के सपोर्ट लेवल पर ही जाकर बंद हुआ है। इससे 25 पॉइंट नीचे भी बंद होता ना तो वो आपको कमजोर होने के संकेत देता। तो आज के लिए निफ्टी में खतरा है नहीं, खतरा बैंक निफ्टी में हो सकता है अगर होना है तो। अगर कमजोर होना है बाजार को तो बैंक निफ्टी लीड करेगा, अगर मजबूत होना है बाजार को तो निफ्टी लीड करेगा। सो आपको ध्यान में ये रखना है कि अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करना शुरू करे तो इसके बाद 43,500 के आसपास, और उसके बाद 43,200 से 43,375 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वहां तक जा सकता है। अगर वहां तक गया तो एक्सपायरी खराब कर देगा। मेरा ये मानना है 43,500 के नीचे आने पर एक्सपायरी खराब करेगा, और तब आपके लिए निफ्टी पर भी 18,200 को मेंटेन करना, मैनेज करना मुश्किल होगा। इम्पॉसिबल नहीं होगा, मुश्किल होगा। सो लेट्स सी, बट मेरा व्यू एकदम क्लियर है। आज जब भी आपका तेजी करने का मन करे इंडेक्स में तो निफ्टी पर फोकस करिए, और आपको लगता है मुझे शॉर्ट करना है या कमजोरी का मामला दिखता है तो फिर बैंक निफ्टी आपके लिए ठीक रहेगा। ये आपके लिए आज एक्सपायरी के लिए आज से तो तेजी आपको निफ्टी से आएगी, गिरावट आपको बैंक निफ्टी से आएगी। ये क्लियर व्यू समझकर चलिए तो फिर आज आपकी स्ट्रैटेजी बढ़िया रह सकती है। तो सर चलिए फिर आज की स्ट्रैटेजी बनाते हैं, बताएं आज के संकेत आपको क्या कह रहे हैं, आज के इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स क्या रहेंगे। वैसे दीप, आज की और कल की स्ट्रेटजी में ज्यादा फर्क है नहीं। ग्लोबल सपोर्ट नहीं मिलने से वही वाली बात है कि आपकी तेजी की रफ्तार थोड़ी सी धीमी पड़ती हुई दिखेगी, राइट। और जहां भी मजबूत सपोर्ट लेवल मिले, पहला सपोर्ट नहीं, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल, मैं बार बार इसलिए कहता हूं पहले सपोर्ट लेवल और इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल में बड़ा फर्क होता है। तो जहां मजबूत सपोर्ट लेवल है खरीदारी करनी है। ऊपर में आपको अच्छे रुकावट के लेवल पर पहुंच रहे हैं, प्रॉफिट बुकिंग भी कर लीजिए, ठीक है। दोनों तरफ के ट्रेड के मौके मिलेंगे ही मिलेंगे, और अपना फॉर्मूला क्लियर है दीप। तेजी के मार्केट को ट्रेड करने का एक ही तरीका अपने को आता है, और वो अभी तक तो काम कर रहा है। आपका स्टॉप लॉस आपको पता होना चाहिए। जब तक 18,000 के नीचे निफ्टी बंद नहीं होता, जब तक 43,000 के नीचे बैंक निफ्टी बंद नहीं होता, तब तक व्यू तेजी का रखना ही रखना है। और इन सबके बीच में अब भी लगातार मैं कह रहा हूँ, अब भी मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में तेजी के मौके हैं ही। चुनिंदा खरीदारी कीजिए। फर्क सिर्फ इतना है, 4 हफ्ते पहले आप कुछ भी खरीदते थे, बढ़ने की गारंटी थी, क्योंकि वो एक अनाप शनाप अंधाधुंध तेजी थी। अब 4 हफ्ते बाद जो बढ़िया मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स बढ़ चुके हैं, अब आपको सोच समझ के ढंग के शेयर लेने, जिसमें 2 ही रिक्वायरमेंट है। एक, नतीजे अच्छे होने चाहिए, खराब रिजल्ट वाला शेयर हाथ नहीं लगाना, बस एक ये गांठ मान लीजिए। कोई भी कंपनी जिसका रिजल्ट खराब, क्योंकि है ना मार्केट इस वक्त है ना इस मूड में नहीं है कि इस बार आपने रिजल्ट खराब दिए, दो क्वार्टर बाद अच्छे जाएंगे। मैं कल का एग्जाम्पल देता हूं, पॉलीप्लेक्स इतनी बढ़िया डील हुई, करेक्ट, नतीजे कितने एकदम खराब थे। अब इस खराब नतीजे में वैसे 2 हफ्ते बाद ये माफ कीजिएगा 2 तिमाहियों के बाद ये नतीजे ठीक होना शुरू हो जाएंगे, ये हमें पता है। लेकिन मार्केट का मूड नहीं है अभी कि मैं 2 तिमाहियों बाद के रिजल्ट पे आज रिएक्शन दूं। तो जहां रिजल्ट ठीक नहीं है, ये जस्ट एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, जहां रिजल्ट ठीक नहीं वहां पे अपने लेना नहीं। एक ये सिंपल फॉर्मूला रखिए, रिजल्ट अच्छा होना जरूरी है, या तो आगे और अच्छा हो या आपको उम्मीद है कि अच्छा आएगा, बाकी और कोई नहीं, बाकी स्ट्रेटेजी सेम है। बाकी आपको मैं बता दूं, ग्लोबल संकेत नेगेटिव साइड पर है,
एफआईज के संकेत पॉजिटिव हैं, लोकल फंड्स के पॉजिटिव हैं, वायदा कारोबार के हैं न्यूट्रल। सेंटिमेंट मेरा तो वैसे पॉजिटिव ही है, लेकिन ग्लोबल मूड माहौल को देख के मैंने सेंटिमेंट को न्यूट्रल किया है आज के लिए, और ट्रेंड आपके लिए दीप है पॉजिटिव ही आपके। तो नेगेटिव में एक ग्लोबल है, बाकी 3 पॉजिटिव 2 न्यूट्रल। जी ओके, तो ये है आपके लिए सारे आज के संकेत। ज्यादातर संकेत पॉजिटिव या न्यूट्रल की तरफ है, एक बस ग्लोबल ही है पिछले कुछ दिनों से परेशानी तरह है। बड़े लेवल्स क्या निकल कर आते हैं सर हमारे लिए? 18,175, 18,225 ये आपके लिए पहला और इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है। देखते हैं ये होल्ड होना चाहिए, मेरे हिसाब से तो इसके नीचे ना जाए, इसकी संभावना पूरी है। और अगर गए तो 18,050, 18,115 ये मजबूत खरीदारी की जगह बनेगी आपके लिए निफ्टी पर। उसके बाद ऊपर की तरफ आपके लिए जो लेवल्स निकल कर आएंगे वो मैं आपको बता दूं। निफ्टी में 18,265 18,285 पे तो आप बंद हुए। ऊपर की तरफ का जो लेवल बनेगा दीप 18,315, 18,350 और उसको पार निकलने पर 18,390, 18,450 प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए और शॉर्ट करने के लिए परफेक्ट जगह। बैंक निफ्टी सपोर्ट जोन 43,475, 43,525 बिल्कुल छोटी सी 50 पॉइंट की रेंज है जो आपके लिए पहला सपोर्ट का काम करेगी। इसके ठीक नीचे 43,200, 43,375 ये आपके लिए वो रेंज है जहां पर 100% आपको एक बार तो खरीदारी भी करनी चाहिए और शॉर्ट भी काटनी चाहिए। इस लेवल को, इस रेंज को लेकर मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं। और अगर दीप गलती से आज एक्सपायरी के दिन बैंक निफ्टी कमजोर होकर अगर इस रेंज में कहीं भी आकर सेटल हो जाता है तो एक अच्छा हेल्दी करेक्शन 44,150 से 43,250, 300 तक का पूरा कर लेगा, जो बैंक निफ्टी की सेहत के लिए अच्छा होगा जून सीरीज के लिहाज से। ऊपर की तरफ 43,800, 43,950 पहली हल्की फुल्की रुकावट की जगह पार करने पर 44,150 हमारी बार बार लगातार ऊपर की वो रेंज है जहां आप जब भी शॉर्ट कर रहे हैं आपके पैसे बन ही रहे। ये आपके लिए बड़े लेवल। जी अंडरस्टूड सर। तो चलिए इंपॉर्टेंट लेवल से एक और फॉल अगर आता है तो करेक्शन ठीक हो जाएगा। वैसे कल की गिरावट में सर एफआईएस की लॉन्ग पोजीशंस में ज्यादा बदलाव नहीं आया, पुट कॉल रेशियो जरूर थोड़ा नीचे आया सर। थोड़ा सा हल्का सा पुट कॉल रेशियो हुआ है, बाजार के मूड के साथ कमजोर हुआ है। अच्छी बात है दीप, बैंक निफ्टी में कमजोरी बनी रही है लेकिन पुट कॉल रेशियो भी 0.76 पर है, जो कि एक्सपायरी के दिन के लिहाज से बेहतर है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। बाकी डेटा इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन जो है वो 49% के आसपास है, ठीक है, कोई खास दिक्कत वाली बात है नहीं। अब आइए स्टॉप लॉसेस दे दूं, ज्यादा बदलाव वैसे है नहीं, कल वाले ही स्टॉप लॉस है। निफ्टी में इंट्राडे है 18,175, क्लोजिंग है 18,125। बैंक निफ्टी का वही कल वाला ही है, इंट्राडे 43,450, क्लोजिंग 43,650, सेम स्टॉप लॉस। शॉर्ट साइड पर भी स्टॉप लॉस में कोई बदलाव नहीं है, इंट्राडे 18,500, क्लोजिंग 18,400। अगर आपको छोटा रखना है तो आप 18,400, 425 के आसपास का भी रख सकते हैं, आपकी इच्छा पर है। एक्सपायरी के दिन होने की वजह से मैंने स्टॉप लॉस थोड़ा सा दूर कर दिया है। और बैंक निफ्टी का स्टॉप लॉस सेम है, सिर्फ छोटा सा बदलाव है। क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस मैंने 44,000 किया है, इंट्राडे बेसिस पर स्टॉप लॉस 44,200। ये आपके लिए स्टॉप लॉसेस के लेवल। जी दी ओके, तो ये हैं आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट लेवल स्टॉप लॉसेस मौजूदा पोजीशन के। नई पोजीशन सर बताएं क्या करना है? खरीदना है निफ्टी 18,115, 18,215 की रेंज परफेक्ट है जहां पर आपको करनी चाहिए खरीदारी। 225 तक भी ले सकते हैं, 10 पॉइंट का आप अपने हिसाब से डिसीजन ले लिए, मतलब एग्जैक्ट। आमतौर पर वैसे 18,215 बोलता हूं तो 18,215 के आसपास आता ही है। आप देखिए कल 18,265 के आसपास लो बनाया, क्लोजिंग 285, जो इंपॉर्टेंट लेवल है वहां पहुंचता है, लेकिन 5-10 पॉइंट का डिसीजन जजमेंट आपको स्क्रीन पर उस वक्त है, आपको लेना है निफ्टी में कि लेने बेचने में 10 पॉइंट का फेरफार हो सकता है। बैंक निफ्टी में 25 से 50 पॉइंट, 25-30 पॉइंट, 40 पॉइंट का थोड़ा आप एडजस्टमेंट लाइफ में खुद कर लें। इस रेंज में खरीदें। 18,050 का होगा आपका स्टॉप लॉस। टारगेट जो बनेंगे 18,265, 285 दो छोटे टारगेट हैं, 315, 340 दो मीडियम टारगेट, 390 तक के फाइनल टारगेट के लिए करनी है खरीदारी इस रेंज में। बेचना जो चाहते हैं जरूर शौक फरमाएं। अगर आपको एक रिकवरी मिले दिन के दौरान और ऊपर का लेवल मिल जाए तो 18,350 से लेकर 18,425 की रेंज परफेक्ट है बेचने के लिए। 340 से भी बेच सकते हैं, चाहे तो इस रेंज को 340, 425 कर दें। और टारगेट स्टॉप लॉस आपका होगा 18,500 का। टारगेट जो बनेंगे 18,315, 18,285 दो छोटे टारगेट है,
18,265, 215 दो मीडियम टारगेट है, 18,175, 18,115 बड़े टारगेट के लिए करनी है बिक वाली। और मैं एक बार फिर से बता दूं आपको, ये सारे के सारे लेवल्स जो मैं आपको दे रहा हूं, निफ्टी के, बैंक निफ्टी के, हर एक लेवल जो भी लेवल, ये स्पॉट कैश लेवल है, फ्यूचर्स के नहीं है। और मैं फ्यूचर्स के लेवल इसलिए नहीं देता, हर सीरीज में वो फ्यूचर्स के लेवल और सीरीज के अंत में वो प्रीमियम डिस्काउंट वगैरह बढ़ना घटना है, इसलिए मैं कैश और स्पॉट लेवल प्रीफर करता हूँ। और इतिहास में आंकड़ों में भी कैश और फ्यूचर्स लेवल ही जाते हैं। 44,151 का हाई अगर बैंक निफ्टी का, तो स्टॉक वो स्पॉट लेवल का ही जाता है। सारे जितने भी आंकड़े जाते हैं वो स्पॉट के जाते हैं, इसलिए मैं स्पॉट लेवल से आपको दे रहा हूँ। अब आइए बैंक निफ्टी, दो तरीके से खरीदना है दीप। एक तो जो बढ़िया जगह है जहां आए तो आपको मूड बना ही लेना है खरीदने का, वो है 43,200, 43,375। इस रेंज में मल्टीपल सपोर्ट है, 200 पर है, 275 पे है, 325, 350 पे है, 375 पे, तो मल्टीपल सपोर्ट जोन में जाएगा बैंक निफ्टी। अगर इस रेंज में आगे 250 पॉइंट की रेंज है और इस रेंज में आप 2-3 टुकड़ों में आराम से खरीदिए, कोई टेंशन नहीं है। टेंशन कब है? जब 43,000 के नीचे जाए। तो इसलिए डिसिप्लिन के तौर पर अगर आप खरीद रहे तो 43,000 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको लगाना ही लगाना है। टारगेट जो बनेंगे 43,475, 43,525 दो छोटे टारगेट हैं, 625, 675 दो मीडियम टारगेट है, और 750 तक की रिकवरी के लिए आपको करना है ट्रेड। अब ये ड्रीम सिचुएशन है, आई नहीं आई, लेकिन जो लोग एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं, जिनको लगता है कि बैंक निफ्टी ने हल्का करेक्शन कल दिया, थोड़ा आज और हल्का करेक्शन दे दे तो अच्छी जोन में आ जाएगा, मैं तो रिस्क लूंगा, ये मन में आपके होना चाहिए, मैं तो रिस्क लूंगा। तो फिर आपके लिए जो बढ़िया रेंज है वो है 43,475, 43,525, ये 85 पॉइंट की रेंज है जिसमें आपको लेना है। 43,475, 43,550, 525, 550 की रेंज में ले लीजिए। एग्रेसिव ट्रेडर्स के तौर पर आपको यहाँ खरीदारी करनी है, और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपका जो होगा 43,375 का। ये एग्रेसिव ट्रेडर्स की स्ट्रेटेजी आपके सामने आएगी। 43,375 ये आपके लिए स्टॉप लॉस होगा। टारगेट कितने? बहुत सारे हैं मेरे पास, जितने चाहिए। 43,625, 675 दो छोटे टारगेट, 750, 800 दो मीडियम टारगेट, उसके बाद 875, 950, 44,000 तक के टारगेट के लिए करनी है आपको इस रेंज में खरीदारी। तो आज दोनों ही माफ कीजिएगा, दोनों ही तरह के ट्रेडर्स के लिए खरीदारी करने की राय है, एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए भी और पैसिव ट्रेडर्स के लिए भी। अब आइए जो लोग बेचना चाहते हैं, बेचना तो यही है, सबसे बढ़िया जगह बेचने की है जो 44,000 के आसपास। अब आज आप वहां से 300 सवा 300 पॉइंट नीचे बंद हुए कल आप, तो अगर मौका मिले जब भी आपको 44,000 के आसपास, तो एक चांस तो ले ही लेना। आज आपको बेचने के लिए 43,900, 44,000 की रेंज में फोकस करना है। 43,900 से भी थोड़ी शुरुआत कर सकते हैं, 43,900 एक लोट, 44,000 दूसरा लोट, 44,075 आया तो तीसरा, स्टॉप लॉस 44,200। बार बार रोज लगातार आपको एक चीज याद दिलाता हूं, कहता हूं आज फिर दिलाऊंगा, ताकि क्या है कि वो रट्टा मार लेंगे ना तो यार 44,200 के बाद निफ्टी, बैंक निफ्टी अगर निकलता है, टिकता है, कोई जरूरी नहीं आप खरीदें, आपकी मर्जी हो खरीदे, लेकिन सिर्फ इस वजह से शॉर्ट ना करें कि अरे बहुत बढ़िया मैं बेचूंगा, और अगर आपका शॉर्ट है तो काट ले। ये दो काम जरूर करना, एक करना है, एक नहीं करना है। क्या करना है? शॉर्ट है तो शॉर्ट काट लेना है, और क्या नहीं करना है? नया शॉर्ट नहीं करना है वहां पर। बस ये दो चीज ध्यान में रखिए। तब तक आप जो करना है करिए। 44,000 के आसपास मैं खुद बोल रहा हूँ बेचो ना, आप क्या दिक्कत है, लेकिन 44,200 के ऊपर अपने शॉर्ट नहीं रहना, ये ध्यान में रखिए। और कई बार ये होता है लोगों को, बहुत लोग ऐसे मैं जानता हूँ जिनको अरे बहुत बढ़िया बेच देता हूँ, ले नहीं पाए तो क्या बेचना जरूरी है? ये किसने कहा? तो ये मतलब है ना, वो जबरदस्ती वाला सौदा करना ही है मुझे, और क्यों बढ़ गया भाई? आप और मैं कौन है डिसाइड करने वाले क्यों बढ़ गया? ये तो मार्केट है, बढ़ना घटना इसके हाथ में। सो इसलिए आप मार्केट के साथ में जिद ना करें। वो जिद वाला ट्रेड जो होता है ना, मैं तो बेचूंगा इतना बढ़ गया, इसलिए वो लाइफ हाई पे ना करें, कहीं और कर लेना, बहुत मौके देगा आपको आगे भी बेचने के। तो 44,200 अपने ये ध्यान में रखना है, इसके ऊपर शॉर्ट नहीं रहना है। ये आपके लिए बेचने की स्ट्रेटजी बैंक निफ्टी पे। जी दीप, अंडरस्टूड सर। तो लेवल से ध्यान रखिएगा और 44,200 के ऊपर फिर शॉर्ट नहीं करना है। रेंज में सही रेंज पकड़िए, शॉर्ट करिए, मौका आपको बाजार जरूर देगा। बैन लिस्ट कोई बदलाव नहीं है, आज आखिरी दिन हम देख रहे हैं डेल्टा कॉप और इंडिया बुल्स हाउसिंग, यही दो बैन में है और कुछ चेंज हुआ नहीं है यहाँ पर। सर डेटा भी बात कर लेते हैं। कल लगातार एफआईएस की जो कैश में दमदार खरीदारी, कल भी अच्छा आंकड़ा आया, डीआईएस का भी सपोर्ट था, थोड़ी स्टॉक फ्यूचर्स और इंडेक्स फ्यूचर्स में बिकवाली करी एफआईएस ने। दीप इतना मार्केट गिरे तो इतना तो बनता है। देखो 1186 करोड़ कैश की खरीदारी, बढ़िया, बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास, चकाचक, कोई दिक्कत नहीं।
सामने स्टॉक्स कितने बेचे? 201 करोड़ के। फिर भी कितना है? 1000 करोड़ की क्या स्टॉक्स में खरीदारी, ठीक है। सामने 450 करोड़ के इंडेक्स बेचे हैं, कोई खास बात नहीं, ठीक है। अच्छा, इंडेक्स में भी दीप है ना, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि बिकवाली है, निफ्टी बैंक निफ्टी में दोनों में छोटी छोटी 250-250 करोड़ के आसपास की। तो ऐसा भी नहीं कि भर भर के बेचाओ भाई, अदरवाइज तो आप इतने बढ़े हुए हैं, 16,800 से 18,400, 18,300 है, बेचो ना जोर से। लेकिन जोर से नहीं बेच रहे, हल्का फुल्का थोड़ा सा एडजस्टमेंट। और देखिए एफआईज में भी हजारों एफआईज है, किसी का एक दिन मन बन गया कि मैं तो 500 करोड़ का आज बेचूंगा जी, तो बेच देना भाई, ठीक है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई खास डेटा खराब है। लोकल फंड ने छोटा ही सही 300 करोड़ का खरीदारी का आंकड़ा दिखाया। अब आइए आप निफ्टी में 18,300 मेक और ब्रेक लेवल यही है। 18,300 के पुट पर 1 करोड़ 8 लाख शेयर हैं, कॉल्स में 1 करोड़ 16 लाख शेयर हैं। कॉल राइटिंग कल तगड़ी हुई है 42 लाख शेयरों की, तो ये इंटरेस्टिंग है। देखिए 18,265, 18,315 ये एफएनओ डेटा के दम पे मैं बता रहा हूँ दीप। 18,265 से आप कमजोरी गिनना शुरू कीजिए और 18,315 से मजबूती गिनना शुरू कीजिए। आज के लिए ये एक बिल्कुल परफेक्ट लेवल है जिस पे आपको फोकस करना है। फिर से सुनिए, 18,265 के नीचे से आप फ्रेश कमजोर होना शुरू होंगे और 18,315 के ऊपर वापस से मजबूत होना शुरू हो जाएंगे। ये आपको एफएनओ डेटा, बड़ा सपोर्ट 18,200 के आसपास है, बड़ी रुकावट 18,400 के आसपास। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 43,500 44,000 यही रेंज है। 43,900 44,000 के आसपास आते ही प्रॉफिट बुकिंग आएगी। 43,500 43,400 के आसपास आते ही हल्की फुल्की शॉर्ट कवरिंग आने की संभावना, हल्की फुल्की, ज़्यादा नहीं। तो बस ये आपके लिए एफएनओ के डेटा है जी। ओके, तो चलिए ये हैं आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स और आज की स्ट्रैटेजी। सर थोड़ा स्टॉक्स और नतीजों पर भी आपका रिएक्शन लेना है। हालांकि एक ही एफएनओ के नंबर आए थे कल पोस्ट मार्केट, नैल्को इस पर राय और कोई और स्टॉक्स जो आपके रिडार पर हैं आज के लिए? दीप देखिए, नैल्को के नंबर तो बहुत ही खतरनाक है, बढ़िया नंबर्स हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। हर एक पैरामीटर पे आप देखेंगे तो नंबर्स बहुत मजबूत है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आउटलुक उतना मजबूत है नहीं। ये नंबर तो उम्मीद ही कम थी, इसलिए बहुत ही बढ़िया है। लेकिन आप उसके बाद इन नंबर्स के बाद करंट क्वार्टर में देखेंगे तो आप थोड़े से और प्राइसेस घटे ही हैं, डिमांड उतनी स्ट्रांग है नहीं। सो गैप से खुलने के बाद शायद हो सकता है आपको रेंज बाउंड स्टॉक हो जाए, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ भी सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। तो ये है, नंबर्स अच्छे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, वो क्रेडिट तो देनी पड़ेगी। अगर अच्छे नंबर्स आए तो अच्छे हैं ही, लेकिन ऊपर खुलेगा उसके बाद या तो रेंज बाउंड हो जाएगा या थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए। लेकिन दूसरा रिजल्ट रिव्यू के लिहाज से एक और जो इंटरेस्टिंग रिव्यू में देना चाहता हूँ दीप, वो है रियल एस्टेट सेक्टर को लेकर। पूरा रियल एस्टेट सेक्टर हम लगातार बुलिश है। आप देखिए क्या स्टॉक में कमाल होता दिख रहा है। 250 रुपए से डीएलएफ ने जो चाल पकड़ी है, 400 सवा 400 रुपए 450 रुपए तक भी पहुंचा है। और कल बाजार बंद होने के बाद 3 कंपनियों के नतीजे आए इस सेक्टर के, और वो तीनों नतीजे आपको कुछ कहानी कह रहे हैं और बहुत ही मजबूत नतीजे आए। एक है दीप ब्रिगेड एंटरप्राइजेज बेंगलोर की जो कंपनी है, उसके नंबर से। फिनिक्स मिल्स जो हमारे मुंबई में मॉल्स होल्स चलाने का काम करती है। तीसरी है नेस्को, जो जब आप और हम घर जाते हैं तो रास्ते में हमें वो नेस्को का पूरा एग्जीबिशन सेंटर और उनकी वो रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी नजर आती है। तीनों के इतने दमदार नतीजे, जिसमें 2 फिनिक्स मिल्स और नेस्को कमर्शियल बिजनेस वाली है, ब्रिगेड रेजिडेंशियल बिजनेस वाली है। हर एक तरह के रिजल्ट, हालांकि ब्रिगेड के नंबर्स मैं बता रहा हूं आपको मार्केट आवर्स में आ गए थे कल, लेकिन उसके बावजूद हाईएस्ट एवर प्री सेल्स आई है उनकी, गजब की है। लॉस से प्रॉफिट में कंपनी आई थी, ये एक इंटरेस्टिंग है। फिनिक्स मिल बहुत बढ़िया नंबर्स हैं, ग्रोथ आप देखिए रेवेन्यू में 47% के आसपास की है, मार्जिन 60% तक पहुंचते हुए दिख रहे हैं। नेस्को ये एक और स्टॉक ऐसा है जो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहा है, 72% की आपको रेवेन्यू ग्रोथ दिख रही है, 60% की EBITDA ग्रोथ है। तो ये सेक्टर ये बता रहा है कि इस सेक्टर की चाहे दिग्गज कंपनियां ले लें। आपको याद है ना, अगर लोग भूल गए तो बता दूं, डीएलएफ नतीजों के बाद किस तरह से 2 दिन तेज दौड़ लगाता हुआ दिखा है, और जिस तरह से नतीजों के बाद कौन कौन हुए सबको समझ में आया, लेना ही पड़ेगा। तो ये रियल एस्टेट सेक्टर चीख के कह रहा है कि अगर आप मुझे पोर्टफोलियो में नहीं रखेंगे तो आप अंडर परफॉर्म करेंगे। अब दिक्कत ये कि आप अगर खरीदने में लेट हो गए तो आपको एक ढंग ढंग का एंट्री पॉइंट ढूंढना है, बस वही, बाकी ठीक है। तो रियल एस्टेट सेक्टर के स्टॉक्स और रिजल्ट बहुत मजबूत है जी। बिल्कुल, तो रियल एस्टेट के नंबर्स मजबूत आ रहे हैं, वहां पर रिएक्शन आएगा। नैल्को के नंबर्स भी मजबूत रहें, इस पर भी रिएक्शन का करें इंतजार। आइए फिर और नंबर्स ये भी जानते हैं हमारी टीम के साथ ही आज की खबरें और ट्रिगर्स और ब्रोकरेज एक्शन भी। वरुण, कुशल और आशीष साथ ही अरमान हमारे साथ हैं तैयार। अरमान, मॉर्निंग, करिए शुरुआत ट्रिगर्स और नतीजों से।
जी बिल्कुल, आज भी कई सारे नतीजे हैं। सबसे पहले अगर आप एफ&ओ की स्पेस की बात करें तो पेज इंडस्ट्रीज, जी एंटरटेनमेंट, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, वोडाफोन आइडिया और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जैसी कंपनियां उनके नतीजे आते हुए दिखेंगे। कैश में तो लिस्ट काफ़ी बड़ी है। अगर आप जिसमें सब कुछ नाम अगर आपको बताऊं तो भारत गैस, जीएसएफसी, टीटीके प्रेस्टीज, मिश्र धातु, प्राज इंडस्ट्रीज आदि कई सारी कंपनियां हैं जिनके आपको नतीजे आते हुए दिखेंगे। वर्लपूल ऑफ इंडिया यहाँ पर ध्यान रखना है क्योंकि एफ&ओ में इनका जो आखिरी दिन होगा। बलमेंड लॉरी यहाँ पर बोर्ड बैठक में नतीजों के साथ बोनस इशू और शेयर बायबैक दोनों पर जो है विचार किया जाएगा। स्पाइस जेट इंसॉल्वेंसी मामले पर एनसीएलटी में सुनवाई होगी और टीमलेस सर्विसेज पर भी ध्यान रखिए क्योंकि इनका जो बायबैक है वो बंद होता हुआ दिखेगा। और अंत में ग्लोबल के हिसाब से यूएसए का Q1 का जीडीपी का डेटा है। ओके, तो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं आज के लिए जहां पर हमें करना है फोकस। चलते हैं आगे और जानते हैं नतीजों की, करते हैं शुरुआत जो कल आए मार्केट बंद होने के बाद। वरुण बताएं कौन से नतीजे। मॉर्निंग मॉर्निंग दीप। तो सबसे पहले तो एफ&ओ का एकमात्र नतीजा नैल्को जो कि कमज़ोर है, सबको पता था कमज़ोर आने वाले हैं, लेकिन अनुमान से ये काफ़ी बेहतर है। आप देखिए आय 3671 करोड़ पे आया है, 3256 करोड़ का अनुमान था। मार्जिन 20.8% पे आया है, 15.5% का अनुमान था। मुनाफा 522 करोड़ पे आया है, 303 करोड़ का अनुमान था। हालांकि यहाँ 49% के आसपास की गिरावट जो है वो देखने मिली है, लेकिन अनुमान से नतीजे जो है वो बेहतर है। LIC ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि कंपनी का जो नेट प्रीमियम इनकम है उसमें तो 8.4% की गिरावट है, लेकिन मुनाफा आप देखिए 2372 करोड़ से बढ़ के 13428 करोड़ पे आया है। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, देश की सबसे बड़ी तीसरी कंपनी बन चुकी है मुनाफे के लिहाज से। अगर आप देखेंगे रिलायंस, SBI और उसके बाद LIC है। इंटरनल्स अगर आप देखेंगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। VNB मार्जिन 16.2% और एम्बेडेड वैल्यू जो है 5.82 लाख पे आई है, जबकि पिछले बार 5.44 लाख के आसपास की थी। 3 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान किया है। नायका नतीजे कुछ हद तक कमज़ोर है, आय 33% बढ़ी है, लेकिन ऑपरेशनल फ्रंट पे अगर आप देखेंगे 3.94% से मार्जिन बढ़ के 5.43% पे आए हैं। कंपनी का जो मुनाफा है उसमें 70% के आसपास की गिरावट हुई है। 7.5 करोड़ से गिर के ये करीब 2.25 करोड़ के आसपास आया है। ऑयल इंडिया मिला जुला परफॉर्मेंस है, रेवेन्यूज फ्लैट है, मार्जिन्स गिरे हुए हैं। 10% के आसपास की गिरावट कंपनी के मार्जिन्स में है, लेकिन मुनाफे में करीब 2.5% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिल रही है। 5.5 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान इन्होंने किया है। गार्डन रीच शिप बिल्डर मिले जुले नतीजे हैं। रेवेन्यूज तो 10% 10.5% बढ़े हैं, लेकिन ऑपरेशनल परफॉर्मेंस काफ़ी कमज़ोर है। मार्जिन 6% से गिर के 3.4% पे आए हैं। मुनाफे में 17% के आसपास की बढ़ोतरी जो है वो देखने मिली है। इसके अलावा इंडियन नेवी के साथ 248 करोड़ के हथियार आपूर्ति के लिए इन्होंने जो है वो एक करार कर लिया है, ये भी एक खबर है। और लक्ष्मी मशीन वर्क्स अच्छे नंबर्स है, आय 30% बढ़ी है, मार्जिन फ्लैट रहे हैं। मुनाफे में 13% की बढ़ोतरी है, 83 करोड़ से बढ़ के करीब 94 करोड़ के आसपास आए हैं। और 98.5 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान जो है वो भी इस कंपनी ने किया है। ओके, तो ये हैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट नतीजे कैश के। कुशल बताएं आपके पास कौन से नतीजे। मॉर्निंग दीप। नतीजों में तमिलनाडु न्यूज़ प्रिंट एंड पेपर्स है, यहाँ पर फोकस करिए। नंबर्स काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। इनफैक्ट एंटायर पेपर स्पेस में अभी तक के जो नंबर्स आए हैं काफ़ी अच्छे रहे हैं और 8% से बढ़कर मार्जिन 19.5% अब आते हुए दिख रहे हैं। कंपनी का मुनाफा 22.5 करोड़ था पिछले साल, इस बारी 103 करोड़ पर अब ये आता हुआ दिख रहा है। तो नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं यहाँ पर। TBZ नंबर्स ज्वेलरी स्टॉक्स के भी अच्छे आए हैं। 4% से बढ़कर मार्जिन 6.7% हो गए हैं। मुनाफा 225% बढ़कर लगभग 12 करोड़ पर आया। कामकाजी मुनाफे के लिहाज से भी करीबन 83-84% की ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है। रूपा इन कंपनी नंबर्स कमजोर हैं। 16% से मार्जिन सीधा घटकर 7% अब हो गए हैं। मुनाफा भी लगभग 62% गिरकर 19 करोड़ पर आता हुआ दिख रहा है। और बाकी अन्य पैरामीटर्स पर भी कमजोरी का रुझान ही देखने को मिल रहा है। जहां तक बेयर क्रॉप साइंस का सवाल है, नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं। इनफैक्ट स्टेबल नंबर्स मैं कहूँगा, बहुत ज़्यादा अच्छे भी नहीं है क्योंकि मार्जिन स्टेबल है, बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं है 20.9% पर। साथ ही कंपनी की आय भी 2% बढ़ती हुई दिखी है। मुनाफे में भी 3 से 4% की ग्रोथ आती हुई नजर आ रही है। फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज नंबर्स मिले जुले हैं। मार्जिन्स यहाँ पर 26% से बढ़कर 34%। मुनाफा 122 करोड़ था पिछले साल, अब 150 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने दर्ज किया। और अंत में ITDC नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं मार्जिन्स के लिहाज से। इनफैक्ट कंपनी एबिटा लेवल पर घाटे पे थी, 2.5 करोड़ के 24 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने अब दर्ज किया है। और प्रॉफिटेबिलिटी के लिहाज से भी 2-2.25 करोड़ के मुनाफे के मुकाबले अब 14 करोड़ का मुनाफा कंपनी दर्ज करती हुई दिख रही है। तो ITDC बढ़िया नंबर्स है। ओके, अरमान बताएं और कौन से नतीजे इंपॉर्टेंट। जी बिल्कुल। सदर्न पेट्रो, यहाँ पर अगर आप देखें आय लगभग 150% के आसपास बढ़कर आई है। और अगर आप देखें कि यहाँ पर जो कंपनी का मुनाफा है, मुनाफे में भी अच्छी खासी बढ़त है। 5 करोड़ से बढ़कर मुनाफा लगभग 25 करोड़ के आसपास जो है वहाँ पर आता हुआ दिखा है। ट्राइडेंट
आय लगभग 16% के आसपास गिरी है। मार्जिन्स में आपको थोड़ी कटौती दिखेगी, 18.1% से गिरकर 17.1% पर आते हुए दिखे हैं। टीटागढ़ वैगन्स, यहाँ पर कंपनी जो है घाटे से मुनाफे में आई है। कंपनी अगर आप देखें, जो पिछली बार कंपनी को लगभग 25 करोड़ का घाटा था, इस बार लगभग अगर आप देखें 48 करोड़ का मुनाफा आता हुआ दिखा है। और आय भी अगर आप बात करें तो वहाँ पे 130-31% का आपको उछाल दिखेगा। श्याम मेटालिक्स, आय लगभग 18% बढ़ी है, पर मार्जिन्स में आपको बड़ा कट दिख रहा है, 23% से गिरकर लगभग 12% के आसपास जो है मार्जिन्स आते हुए दिखे हैं। बोरोसिल रिन्यूएबल, यहाँ पर आय लगभग 5% के आसपास बढ़ी है। मार्जिन्स में यहाँ पर भी बड़ी कटौती है, 33% से गिरकर लगभग 18% के आसपास आते हुए दिखे हैं। और अंत में एशियन ग्रेनेटो की बात करें तो कंपनी जो है मुनाफे से घाटे में आती हुई दिखी है। जो कंपनी को पहले 12 करोड़ का मुनाफा था, इस बार लगभग 45 करोड़ का घाटा आता हुआ दिखा है। और आय की भी बात करें तो लगभग 5% के आसपास की आपको वहाँ पर गिरावट दिखेगी। ओके, नतीजे आखिरी लेग, काफ़ी सारे नंबर्स हैं। वरुण बताएं कौन से और नतीजे हैं। ओके, तब सबसे पहले वंडरला हॉलीडेज़, यहाँ पे नतीजे तो कंपनी के काफ़ी बेहतर है। आय में 70% की बढ़ोतरी है, एबिटा करीब 2 गुना बढ़ा है, मुनाफा 4 गुना बढ़ा है, 8.5 करोड़ से बढ़ के 35 करोड़, और मार्जिन में भी 8.5% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली है। 2.5 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड का ऐलान भी कंपनी ने किया है। साथ ही साथ कहा है कि भुवनेश्वर ओडिशा में नया पार्क जो है उसका कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया है और पार्क को 2025 तक खोलने का इन्होंने लक्ष्य रखा है। लेकिन इस कंपनी के जो CFO है उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है, तो इसका भी असर देखने मिलेगा। पिरामल फार्मा कमज़ोर है, आय 1.5% गिरी है, मार्जिन्स यहाँ गिर के नज़र आ रहे हैं, करीब 1.5% के आसपास की गिरावट यहाँ भी है। मुनाफा 75% गिरा है, 204 करोड़ से गिर के सीधे 50 करोड़। अशोका बिल्डकॉन मिले जुले नतीजे हैं, आय में करीब 23% की बढ़ोतरी है, लेकिन मार्जिन्स गिरे हैं, 6% के आसपास की गिरावट वहाँ देखने मिली है। और मुनाफे में 84% के आसपास की गिरावट जो देखने मिली है, 226 करोड़ से गिर के ये करीब 37 करोड़ पे आई है। हालांकि 72 करोड़ का एक एक्सेप्शनल लॉस है, लॉस को ऐड भी कर दे तो भी कंपनी का मुनाफा गिरा है। नेस्को मिले जुला परफॉर्मेंस है, हालांकि मार्जिन्स गिरे हैं, आय में 72% की बढ़ोतरी है, मार्जिन्स में करीब 5-5.5% के आसपास की गिरावट है। और मुनाफा जो है 54 करोड़ से बढ़ के 85 करोड़ पे आया है, 4.5 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान किया है। फीनिक्स मिल्स नतीजे अच्छे हैं, रेवेन्यूज़ 47% बढ़े हैं, मार्जिन 48.6% से बढ़ के 59.1%, मुनाफा अगर आप देखेंगे तो 104 करोड़ से बढ़ के 254 करोड़ पे आया और 5 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान किया है। और एक खबर भी है गुजरात गैस को लेके, जहाँ पे कंपनी ने इंडस्ट्रियल गैस के दाम जो है उसमें करीब 5.4% के आसपास की कटौती की है, 40.62 रुपीज़ पर SCM से घटाकर अब इसको 38.43 कर दिया गया है। चलिए, प्राइस कट की राहत भी मिलेगी। कुशल, कुछ खबरें और हैं आपके पास, बताएं इनके बारे में। बिल्कुल दीप, यहाँ पर राइस रिलेटेड स्टॉक्स पर फोकस करिएगा। सरकार ने ब्रोकन राइस एक्सपोर्ट्स पॉलिसी में संशोधन किया है और अब देशों को उनकी खाद्य सुरक्षा के लिए आग्रह पर एक्सपोर्ट्स जो है वो किया जाएगा, तो यहाँ पर फोकस रखिए। इसके लिए भारत सरकार से मंजूरी आवश्यक होगी। नारायण हृदयालय कंपनी की हेल्थ इंश्योरेंस कारोबार में एंट्री करने का विचार है और यहाँ पर नारायण हेल्थ इंश्योरेंस लिमिटेड के नाम से सब्सिडरी का इन्होंने गठन किया। RDI से भी सब्सिडरी गठन करने के लिए NOC इनको मिल चुका है। विप्रो यहाँ पर स्पार्टन रडार के साथ ऑटोमेटेड ड्राइविंग सॉल्यूशंस के लिए इन्होंने करार किया है, तो ये खबर है इनके लिए। साथ ही इन्फोसिस डिजिटल वर्कफोर्स के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अडोबी के साथ इन्होंने भी करार किया है। जहाँ तक GHCL का सवाल है, एक्सचेंजेस से GHCL टेक्सटाइल्स के शेयर लिस्ट कराने की सैद्धांतिक मंजूरी इन्होंने एक्सचेंजेस ने दे दी है और इसी वजह से ये फोकस में रहेगा। और साथ ही BL कश्यप अंत में इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस से करीबन 132 करोड़ रुपए का इनको ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है कोर वर्क के लिए, और ये जनरल कॉन्ट्रैक्ट है, 14 महीने में ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा किया जाएगा। ओके, और फाइनल सेट ऑफ खबरें अरमान से बताएं। जी, श्रेयस शिपिंग और लॉजिस्टिक पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि डीलिस्टिंग प्रस्ताव की जो है बोर्ड की मंजूरी मिलती हुई दिखी है और डीलिस्टिंग का ऑफर के लिए अगर फ्लोर प्राइस जो है वो 292 का रखा गया, जो कि अगर आप मौजूदा भाव से देखेंगे तो लगभग 14% के आसपास डिस्काउंट पर है। कोफोर्ज यहाँ पर UTI म्यूचुअल फंड ने लगभग 0.012% की हिस्सेदारी जो घटाई है और सेकेंडरी मार्केट के जरिए जो है 23 मई को जो हिस्सेदारी घटाई है, उनकी हिस्सेदारी लगभग अगर आप देखें 5% से घटकर 4.99% के आसपास हो गई है। और अंत में सफारी इंडस्ट्रीज, यहाँ पर एलिवेशन कैपिटल ने लगभग 3 लाख शेयर्स, जो कि अगर आप परसेंटेज के हिसाब से देखें 1.26% जो है शेयर्स जो है वो बेचे हैं और उनकी अब हिस्सेदारी 4.01% से गिरकर 2.75% होगी। ओके, ढेरों खबरें और नतीजों के बाद आइए फोकस करते हैं आज की ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पर FIR में। मॉर्निंग आशीष, टॉप रिपोर्ट से करिए शुरुआत। गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए, हिंडाल्को यहाँ पर कल नतीजे आए थे, CLSA की तरफ से रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा और जो लक्ष्य है वो 550 से घटाकर 530 रुपये कर दिया है।
क्लोजिंग है 407 रुपए की। कमेंट्री अगर आप देखें तो अच्छी खासी लग रही है, मान रहे कि इंडिया बिजनेस जो स्टैंड अलोन प्रॉफिटेबिलिटी है अनुमान से बेहतर है, नेट डेट में गिरावट देखने को मिली और गाइडेंस भी ठीक ठाक लग रही है, जिसके चलते बुलिश तो है, लेकिन टारगेट प्राइस थोड़ा सा एडजस्ट किया है 550 से घटाकर 530। कमेंस इंडिया यहाँ पर भी नतीजे कल आए थे, मैक्वायरी की तरफ से रिपोर्ट है, न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है, 1595 की क्लोजिंग है, 1430 रुपए का टारगेट दिया और मान रहे कि जो नतीजे आए हैं इनके अनुमान से बेहतर देखने को मिले और नोमिरा भी देखे रिड्यूस की रेटिंग को बरकरार रखे हुए 1145 रुपए के लक्ष्य के लिए। इसके अलावा नायका यहाँ पर भी सबकी नजरें टिकी हुई हैं, नतीजे आए हैं, नतीजों के बाद अगर आप देखें तो रिपोर्ट थोड़ी सी मिक्स नजर आ रही है। सिटी खरीदारी की राय तो दे रहे हैं, लेकिन जो लक्ष्य 200 से घटाकर 160 कर दिया है। गोल्डमैन सैक्स ने न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य 200 से घटाकर 175 कर दिया है। नोमिरा खरीदारी की राय दे रहे हैं, 214 सबसे ज्यादा बुलिश नोमिरा थे, लेकिन अब इन्होंने भी अपने टारगेट प्राइस को थोड़ा सा एडजस्ट किया, 214 से घटाकर 183। हालांकि अभी भी अगर आप देखें तो करंट मार्केट प्राइस से ऊंचे ही टारगेट है, ये तीनों ब्रोकर्स की रिपोर्ट्स मैंने बताई, क्योंकि 125 के क्लोजिंग है। सिर्फ एक मैक्वायरी ऐसे हैं जो अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखें 115 के लक्ष्य के लिए, और साथ में जेपी मॉर्गन अंडरवेट की रेटिंग दे रहे 106 रुपए के लक्ष्य के लिए। बाकी सभी रिपोर्ट जो है करंट मार्केट प्राइस से ऊपर के टारगेट्स दे रही हैं। टाटा मोटर्स यहाँ पर भी आज खास नजर रखनी है, क्योंकि यूबीएस की तरफ से बिकवाली की राय की रिपोर्ट आई है और जो लक्ष्य 320 से बढ़ाकर 450 कर दिया। हालांकि अभी भी करंट मार्केट प्राइस से काफ़ी नीचे है, क्योंकि 520 रुपए की क्लोजिंग चल रही है और ये मान रहे हैं कि स्टॉक में सभी जो पॉजिटिव्स हैं पूरी तरीके से प्राइस्ड नजर आ रहे हैं, लेकिन जो कुछ रिस्क हैं, खासतौर पर अगर आप देखें तो यूरोप में जेएलआर को लेकर जो रिस्क है इसे बाजार इग्नोर करके चल रहा है। यहाँ पर इसके चलते इन्होंने जो बिकवाली की राय इसे बरकरार रखा है। ऑयल इंडिया सीएलए से खरीदारी की राय दे रहे हैं, लक्ष्य 300 से बढ़ाकर 340, 270 की क्लोजिंग है। नोमिरा रिड्यूस की रेटिंग दे रहे हैं, लक्ष्य 175 से बढ़ाकर 200 कर दिया है। और दीपक नाइट्राइट, जहां पर कल हमने आपको खबर भी बताई थी कि गुजरात सरकार के साथ एमओयू किया है, अगले 4 साल में 5000 करोड़ जो है निवेश करेंगे। इसके बाद मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 1714 रुपए के लक्ष्य। ओके, कल की बड़ी रैली के बाद टारगेट हालांकि यहाँ पर कुछ बढ़कर नहीं आया मॉर्गन स्टैनली की तरफ से। और कौन सी रिपोर्ट है आशीष? पांचू बीईएल यहाँ पर सीएलए से खरीदारी की राय दे रहे हैं, 115 से लक्ष्य बढ़ाकर 130 कर दिया है, 109 रुपए की क्लोजिंग चल रही है। वहीं जेफरीज खरीदारी की राय को बरकरार रखे हैं, लक्ष्य 10 रुपए से बढ़ा 125 से बढ़ाकर 135 कर दिया है, 109 की क्लोजिंग है। और ये मानने की जो नतीजे आए थे इनके अनुमान से बेहतर देखने को मिले थे। बायोकॉन मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग दे रहे हैं, 243 की क्लोजिंग, 311 का टारगेट। भारतीय एयरटेल पर मैक्वायरी आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं, 800 रुपए की क्लोजिंग है, 1000 रुपए का टारगेट है। इंडस स्टार पर मैक्वायरी मान रहे कि 9% की डिविडेंड यील्ड काफी अच्छी है। आउट परफॉर्म की रेटिंग के साथ इन्होंने कवरेज की शुरुआत की, 143 क्लोजिंग, 200 रुपए का अच्छा टारगेट दे रहे हैं। और अंत में कैश का स्टॉक है गुजरात पेपाल, यहाँ पर नोमिरा की तरफ से रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, 115 की क्लोजिंग, 143 का टारगेट। ये है ढेर सारी रिपोर्ट्स और इन रिपोर्ट्स पर आज दिखेगा भरपूर एक्शन, क्योंकि आशीष ने बताई तो एक्शन तो होना ही होना है। और इस एक्शन को आगे बढ़ाने के लिए आज मंथली एक्सपायरी के दिन एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल है आपके साथ तैयार। आइए स्वागत किया जाए पिक ऑफ द डे के साथ। और आज गुरुवार की सुबह मैं स्वागत करूंगा सबसे पहले बंसल जी का, और बंसल जी स्वागत करेंगे कुणाल जी का। इस क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। बंसल जी सुप्रभात, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी स्वागत तो मैं कुणाल जी का बाद में करूंगा। अनिल जी पहले 2 इंपॉर्टेंट अपडेट्स अनिल जी पिक ऑफ द डे से पहले। एक अनिल जी आप 2 बार ऑफ साइड क्या चले गए, एक बार कुणाल जी से एक मिनट, आपके अपडेट कुणाल जी से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। अनिल जी बहुत इंपॉर्टेंट है अनिल जी, ये तो आपके लिए अनिल जी सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए। आपके पैनलिस्ट अनिल जी गायब हो सकते हैं अनिल जी, सब खतरे में अनिल जी। हाँ? आपकी ऑफ साइड को देखते हुए अनिल जी एक हमारे को पैनलिस्ट जो जब बोलते हैं तो चुप नहीं होते अनिल जी, उनकी कंपनी भी ऑफ साइड लेके जा रही है उनको अनिल जी। कमाल हो रहा है अनिल जी, आपसे इंस्पिरेशन हो गए, मतलब कि बाकी कंपनीज भी सोई कंपनीज जाग गई हैं, एम्प्लॉयज को मोटिवेट कर रही है अनिल जी। अरे वाह, बढ़िया है। चलो भला मतलब आमतौर पर तो दूसरों से खराब आदतें ही जल्दी सीखी जाती है, लेकिन अगर अच्छे आदतें भी सीख ले तो कहना ही क्या। बंसल जी बहुत बढ़िया, पहला अपडेट। और दूसरा भी है कोई? दूसरा अनिल जी अपडेट ये है, जब भी मैं आपको कोई कॉम्प्लीमेंट देता हूँ आप उल्टा मुझे दे देते हो कि आपकी वजह से। देखिए अभी आप गोवा में अनिल जी लैंड हुए अनिल जी कल, और आज अनिल जी वो देखिए चैट जीपीटी बता रहा है कि व्हाट टू वियर इन गोवा। अनिल जी मैंने ट्विटर पे भी डाला है,
तो ये तो अनिल जी, मैं और अच्छा। कुणाल जी तो गए नहीं अनिल जी आपके साथ। अभी चैट जीपीटी अनिल जी हरकत में आ गया है। अनिल जी हरकत, मैंने तस्वीर डाली अनिल जी, पेपर में आया है बड़ा बड़ा अनिल जी पूरा, कि चैट जीपीटी बता रहा है व्हाट टू वियर इन गोवा। अभी तो अनिल जी आप सिर्फ क्या गोवा बात में है? लैंड करें मेरे और कुणाल जी के बिना। अगर आप मेरे को और कुणाल जी को ले गए होते तो छोटे मोटे देश के राजा भी बन गए होते आप अनिल जी। वाह, व्हाट टू वेयर इन गोवा, मैं पढ़ता हूँ। हाँ रे वाह, व्हाट टू वेयर इन गोवा, क्या बात है। मिंत्रा गाइड्स विद चैट जीपीटी। बंसल जी मतलब क्या, बंसल जी के पास एक चीज है, हर चीज के लिए समय और नजर सब जगह रहती है, खबर कोई छोड़ते नहीं। अप्रिशिएट बंसल जी, गजब, वेरी नाइस सर। बताएं अब आज का पिक ऑफ द डे। चैट जीपीटी से आपने क्या पूछा पिक ऑफ द डे के बारे में? अनिल जी मैंने कल कुछ काम वाम नहीं करा, आप गोवा में हैं, कुणाल जी छुट्टी पर हैं, उनकी तबीयत अनिल जी खराब है, तो कल जो पिक ऑफ द डे चलते चलते दिया था, इसको मैंने और कुणाल जी ने 10 की कमाई में भी दिया है। नज़ारा अनिल जी हाई कन्विक्शन है, 597 का स्टॉप लॉस है, 670 से लेकर 680 के टारगेट जोन के लिए नज़ारा पर खरीदारी की राय है, इसको मिस नहीं करना चाहिए। अनिल जी डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, दूसरी बार दे रहा हूँ, लोग एज्यूम करते हैं कि क्लाइंट्स को रिकमेंड करा हुआ, तो किसी प्लेटफॉर्म पर किसी को रिकमेंड नहीं करा हुआ है, एक्सक्लूसिवली जी बिजनेस के व्यूअर्स को इसका साथ शेयर कर रहा हूं। और हाई कन्विक्शन है, और ये लेवल्स कुछ ही दिनों में देखने को मिलेंगे 670 680 के। जब से अनिल जी लिस्ट हुआ है यहाँ पर व्यू मेरा नेगेटिव था, एक दो बार तो इनकी पीआर टीम ने भी मेरे को मैसेज करा कि इतना व्यू नेगेटिव क्यों है। अब जब व्यू पॉजिटिव हुआ है तो उसको भी शेयर करना बनता है अनिल जी। टेक्निकली एकदम चार्ट्स पर नीट क्लीन क्लियर यू टर्न है और 670 680 की तरफ जा रहा है। अच्छा, तो जब नेगेटिव होता है तो फोन करते हैं, पॉजिटिव पे आप बोलते तो कोई फोन नहीं करता वापस? नहीं अनिल जी, नेगेटिव में क्या होता है कि कई बार कुछ बोल देता है आदमी जोश जोश में, एक दो बार आपने भी करेक्ट करा है, तो वो कहते हैं कि फैक्ट को ठीक कर लो, तो अनिल जी तब दिक्कत होती है। तो व्यू नेगेटिव था, तब मैंने उनको यही बोला था कि जब एकदम व्यू पॉजिटिव हो जाएगा तब शेयर भी करेंगे। तो अनिल जी नज़ारा पे एकदम नीट क्लीन क्लियर यू टर्न है। ओके, कुणाल जी सुप्रभात, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी थोड़ा गला खराब है, लेकिन अनिल जी एक बात बताइए, कल आपकी क्लास ठीक से लगी कि नहीं अनिल जी? अनिल जी मैं एक दिन इधर उधर हुआ, आप बॉम्बे टू गोवा हो गए अनिल जी। अरे क्या करें, मैं थोड़ा देखो, ये मेरा तो प्री प्लान था और बहुत टाइम पहले से था। हाँ ये ज़रूर है कि मैंने अनाउंस यहाँ आने के बाद ही किया, लेकिन मैं तो देखो कॉन्फ्रेंस में होते हुए भी। अच्छा, ये गोवा फेस्ट चल रहा है, आज मेन डे है उसका, तो देश भर के सारे एडवर्टाइजर्स और सारी जितनी एजेंसीज हैं और सारे मीडिया हाउसेज ये इकट्ठे होते हैं। तो ये हमारी इंडस्ट्री का गेट टुगेदर, अदर कंपनी का नहीं, इंडस्ट्री का है। तो हम भी पूरे जोश खरोश के साथ बड़ी टीम के साथ भागीदारी कर रहे हैं। तो कभी कभी ये भी करना होता है, करना भी चाहिए, इससे समझ में भी आता है कि देश दुनिया में चल क्या रहा है, इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। तो बस वही है कुणाल जी, बस आप अपने गले का ख्याल रखें, और जब भी बिगुल विगुल हो तो दोनों काम आज भरपूर बिना किसी झिझक के बंसल जी से करवाइएगा। जी सर बताएं। अनिल जी कभी कभी तो दिल्ली के बंधुओं को भी साथ ले जाइए अनिल जी, तो उसके लिए अनिल जी जरूर दबाव कल बंसल जी ने बना दिया होगा। तो मेरा गला आज खराब है, मैं ज्यादा दबाव नहीं बना रहा हूँ, आप दबाव खुद ब खुद महसूस कर लीजिए अनिल जी। यस बिल्कुल बिल्कुल सर, अपना भी अनिल प्लान जी बनाइए। खरीदारी की राय है, खरीदना है अनिल जी पतंजलि खरीद करके चलना है। पतंजलि फूड्स में खरीदारी की राय है। चार्ट पर एक पैटर्न बना है जिसको इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं। अरसे बाद ये स्टॉक रेडार पर आया है, ब्रेकआउट कल के ट्रेड में आता हुआ दिखा, खरीद करके चले। 985 रुपए पर एक स्टॉप लॉस रखना है, 985 पर टारगेट होगा 1075 और 1105 रुपए का, तो 1075 1105 के टारगेट के लिए पतंजलि में खरीदारी कराए। स्टॉक फिर से एक्शन में आता हुआ दिख रहा है पतंजलि, और यहाँ पर खरीदारी करने की राय 1018 के आसपास हुआ है बंद। हिमांशु जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग टू यू अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी दो पिक्स ऑफ द डे हैं। एक सेल साइड का आइडिया है जो कि F&O स्टॉक है टाटा मोटर्स। यहाँ पर लगता है कि नंबर्स के बाद थोड़ा सा एक साइडवेज कंसोलिडेशन में स्टॉक एंटर कर रहा है और स्टॉक में थोड़ी सी करेक्शन देखने को मिल सकती है। तो मे फ्यूचर्स लगभग 520 रुपए के आसपास बंद हुआ है, वहां पर बिकवाली करके चलेंगे 526 के स्टॉप लॉस के साथ, और लोअर एंड में 508 505 रुपए तक के टारगेट टाटा मोटर्स में देखने को मिल सकते हैं। तो ये पहली पिक ऑफ द डे है जो कि शॉर्ट साइड में है टाटा मोटर्स में। लेकिन वहीं पर एक खरीदारी का आइडिया है जो कि कैश मार्केट का स्टॉक है NBCC।
लगभग 43 रुपए 30 पैसे का यहाँ पर क्लोज है अनिल जी, और यहाँ पर एक शानदार ब्रेकआउट कल टुवर्ड्स द एंड आता हुआ नजर आया है। कल के ट्रेडिंग सेशन में एक शानदार ब्रेकआउट है, एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड, एक पेनेंट फॉर्मेशन का ब्रेकआउट और बहुत ही हैवी वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पर ये ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो मुझे लगता है ना केवल आज के लिए बल्कि शॉर्ट टर्म में भी ये स्टॉक रडार पर रहना चाहिए। 46-48 रुपए के बहुत नियर टर्म टारगेट्स हैं जो 1 से 2 दिनों में मेरा मानना है कि आते हुए नजर आ सकते हैं, लेकिन पोजिशनली 52 और 53 रुपए तक के भी टारगेट्स एनबीसीसी में आते हुए नजर आएंगे। 41.5 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ ये रहेगा दूसरा पिक ऑफ द डे। ओके, तो बेचना है तो टाटा मोटर्स को बेचना है। टाटा मोटर्स के लिए आज एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट भी आई है, डाउनग्रेड भी आता हुआ दिखा है, तो देखते हैं आज क्या कुछ होता है। 520 के आसपास टाटा मोटर्स है, 526 का स्टॉप लॉस लगाकर आपको करनी है बिकवाली। 508 और 505 के टारगेट के लिए खरीदना है। एनबीसीसी ये है वो स्टॉक जहां पर आपके लिए खरीदारी करने की राय है। सुमित जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपकी पसंद का शेयर आज। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। सुबह सुबह का टाइम है, सुबह का आनंद ले, चाय की, कॉफी की या किसी भी चीज की सिप ले और उसके साथ बाय करें सिप्ला। सिप्ला के अंदर यहाँ से एक बढ़िया मूव आने वाला है। सिप्ला में मुझे यहाँ से लग रहा है कि एक अच्छी तेजी ऊपर की तरफ देखने को मिलेगी, तो आराम से सिप के साथ बाय करें सिप्ला। 923 का नीचे में लगाए स्टॉप लॉस और ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 955 और 960 रुपए तक के टारगेट इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग के लिहाज से देखने को मिल सकते हैं। पोजिशनल तौर पे और भी ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे। 923 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें सिप्ला। ओके, सुबह सुबह सिप्ला, चाय की या कॉफी की, किसी की भी सिप। वैसे आपकी इंग्लिश पहली बार मुझे ऐसा लगा कि आपकी इंग्लिश राकेश जी से बेहतर है। राकेश जी तो सिप की स्पेलिंग SIP बोलते हैं, आपने आज सही की सिप की स्पेलिंग CIP होती है। तो बहुत बढ़िया। आइए स्वागत किया जाए धर्मेश जी का भी। धर्मेश जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर पिक ऑफ द डे। सुप्रभात अनिल जी, मेरा पिक ऑफ द डे हिंडाल्को रहेगा। कल इन्होंने नतीजे दिए थे और इनका अगर इंडिया ऑपरेशंस का नतीजे देखें तो काफी अच्छे आए थे। अराउंड 67% के आसपास इनका सिक्वेंशियली प्रॉफिट ग्रोथ होकर आया था इंडियन ऑपरेशंस के लिए। एल्यूमिनियम के वॉल्यूम में ऑफटेक में बढ़ोतरी थी, कॉपर का काफी अच्छा वॉल्यूम ऑफटेक रहा है और ओवरऑल जो ऑपरेटिंग मार्जिन हैं वो भी 200 बेसिस पॉइंट बढ़ के आए। सो नोवेलिस जो इनका यूएस का काउंटर पार्ट है जो अराउंड 2/3 ऑफ द रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी कंट्रीब्यूट करता है, वो नतीजे थोड़े से म्यूटेड थे। इस कारण से ओवरऑल जो कंसोलिडेटेड नंबर्स है वो बेहतर नहीं है। बट आने वाले समय मुझे लगता है इस क्वार्टर में यूएस में जो रिटेल कंजम्पशन है वो काफी स्ट्रॉन्ग चल रहा है और चाइना ओपनिंग के साथ थोड़ी सी एल्यूमिनियम प्राइसेस में भी स्टेबिलिटी आएगी, वहाँ भी थोड़ा रुझान आना चाहिए। ये हैं जो कैंस बनाते हैं उनके लिए अगर रिसाइकलिंग का प्रोडक्ट ज़्यादा रहता है तो बेटर, लोअर एल्यूमिनियम प्राइसेस इनके लिए बेटर रहते हैं टू एंड B2B सेगमेंट में जब भी सेल करते हैं। मुझे लगता है करेक्शन काफ़ी हो रखा है स्टॉक में और यहाँ से फॉर द डे 2-3% का उछाल मिलना चाहिए। बट अगर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से भी रखना है तो 440 से 450 का टारगेट मुझे लगता है महीने भर के अंदर। सो अ गुड बाई। कमोडिटी में मुझे थोड़ी तेजी दिख रही है मेटल स्पेस में, हिंडाल्को वहाँ पे बेहतर भी दिखता है आपके लिए हिंडाल्को में खरीदारी करने की राय।